बिहार की उच्च शिक्षा में जो सालों से एक सूखा सा पड़ा था वो अब खत्म होता दिख रहा है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के हजारों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो रही है। हाँ, और ये उन लाखों छात्रों के लिए एक आप कह सकती हैं कि उम्मीद की किरण है, जो सालों से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो अलग अलग स्रोत हैं वो इस पूरी कहानी के हर पहलू पर रोशनी डालते हैं। जी, हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना है कि इसके असली मायने क्या हैं। बिल्कुल। हम बात करेंगे कि कुल कितनी नौकरियां हैं और ये बटी हुई कैसे हैं। फिर हम उस सबसे बड़े बदलाव को समझेंगे जिसने मतलब पूरे सिस्टम को हिला दिया है। चयन का नया तरीका। हाँ, चयन का नया तरीका। और फिर सबसे जरूरी और सबसे कह सकते हैं विवादित मुद्दा, नेट बनाम विट का। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो उसे अभी इसी वक्त क्या करना चाहिए। सही बात है। तो इस पूरी चर्चा का लक्ष्य ये है कि जो कोई भी इस भर्ती से जुड़ा है उसे एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिल जाए। सारी अफवाहों और अधूरी जानकारी से हटकर सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए सबसे पहले उस नंबर से शुरू करते हैं जो हर तरफ गूंज रहा है, 6000 पद। ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, खासकर जब हम ये देखें कि बिहार में रेगुलर भर्तियां कितने कितने सालों से रुकी हुई थीं। सही। लेकिन इन 6000 पदों की कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अच्छा। ये सारे पद एक ही जगह या एक ही एजेंसी के तहत नहीं है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इसका बंटवारा कुछ इस तरह से है। लगभग 3000 पद ये है सामान्य विश्वविद्यालयों के लिए, मतलब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वाले विषय। बिल्कुल। और इनकी भर्ती एक नया आयोग करेगा जिसका नाम है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग या BSUSC। ठीक है, तो ये हुए आधे पद। बाकी के 3000 का क्या? वो है तकनीकी संस्थानों के लिए, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज। हाँ। और इनकी भर्ती की जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के पास होगी। अच्छा, तो इसे ऐसे समझे कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक पारंपरिक विषयों के लिए और दूसरी तकनीकी विषयों के लिए। हाँ, लेकिन दोनों एक ही बड़ी पहल का हिस्सा हैं। हमारे पास एक स्रोत में बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान का भी जिक्र है। देखिए, हाई कोर्ट में जो मामले विचाराधीन है उस पर टिप्पणी करना किसी के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन मेरी बात सुनने, हमारे पास शुरू में जो अधियाचना आई थी 3990 से ज्यादा, उसमें से 2900 से ज्यादा विभिन्न सब्जेक्ट्स पर कमीशन ने जो लिस्ट हमें भेजी थी उसको हम लोगों ने अप्रूव करके भेज दिया है। जहां तक कमी का सवाल है, हम लोगों ने वाइस चांसलर्स को अधिकृत किया है कि जिन भी विषयों में कमी है वहां गेस्ट लेक्चरर्स को लेकर के तत्काल काम करें ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। दूसरी बात, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सभी वाइस चांसलर से अद्यतन वैकेंसी की संख्या मांगी है ताकि हम लोग पुनः कमीशन को भेज पाएं कि किस किस सब्जेक्ट्स में हम लोग और नियुक्ति कर सकें। और यहाँ तक कि हम लोगों ने सामर्थ पोर्टल का हमने जिक्र किया, और साथ ही साथ उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है VC से कि अपने जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको रिविजिट करें ताकि वो ज़्यादा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड या सपोर्टेड या रोबोटिक्स या इस तरीके के इंडस्ट्री फ्रेंडली स्किल डेवलपमेंट पर तवज्जो दें। ये सारी बातें हुई हैं और हम लोगों की सेक्रेटरी साहब ने और ACS साहब ने पूर्व में भी सभी अलग अलग विश्वविद्यालयों से समीक्षा की और हम लोग का शीघ्र पुनः एक बैठक होगी ताकि ये जितने भी मुद्दे हैं उच्च शिक्षा के उसका हम लोग निराकरण कर सकें। उससे इस पूरी तस्वीर में क्या जुड़ता है? देखिए, उनका बयान इस बात की पुष्टि करता है कि ये सिर्फ हवा में की गई बात नहीं है बल्कि जमीन पर काम चल रहा है। मतलब ये वाकई हो रहा है। जी, उन्होंने साफ किया कि 2900 से ज्यादा पदों की एक पुरानी लिस्ट को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और अब सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों से कहा गया है कि वे अपने यहाँ की नई रिक्तियों की अपडेटेड लिस्ट भेजें ताकि कुल संख्या को अंतिम रूप दिया जा सके। बिल्कुल। इसका मतलब है कि सरकार सक्रिय रूप से डेटा इकट्ठा कर रही है। एक और दिलचस्प बात जो स्रोत में थी वो गेस्ट लेक्चरर्स के बारे में थी। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मंत्री जी ने ये भी कहा कि जब तक स्थायी भर्तियां नहीं हो जाती तब तक पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए विश्वविद्यालयों को गेस्ट लेक्चरर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। ये एक तरह से इस बात को मानना है कि सिस्टम में शिक्षकों की भारी कमी है। हाँ, और ये भर्तियां कितनी जरूरी हैं
ये एक तात्कालिक समाधान है, पर असली समाधान तो स्थायी भर्ती ही है। बिल्कुल। तो अब जब ये साफ हो गया है कि भर्तियां आ रही हैं, तो चलिए उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का तरीका वो पूरी तरह से बदल रहा है। इसे सिर्फ एक बदलाव कहना शायद कम होगा, ये एक तरह की क्रांति है। क्रांति? हाँ, पुरानी व्यवस्था, जैसा कि एक स्रोत में बताया गया है, कुल 115 अंकों पर आधारित थी। अब सुनिए इसका ब्रेकडाउन। 15 अंक आपके अकादमिक रिकॉर्ड के थे, मतलब आपकी डिग्रियों के मार्क्स, ठीक है। और बाकी के 100 अंक सीधे सीधे इंटरव्यू के थे। 1 मिनट, 100 नंबर का इंटरव्यू, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब किसी का पूरा करियर इस बात पर निर्भर कर सकता था कि वो 15 मिनट की बातचीत में पैनल को कितना प्रभावित कर पाता है। बिल्कुल, यही तो पुरानी व्यवस्था की सबसे बड़ी आलोचना थी। आरोप लगते थे कि ये व्यक्तिपरक है, इसमें पारदर्शिता की कमी है और ये भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे सकती है। अब समझ में आ रहा है कि नया सिस्टम इतना बड़ा भूचाल क्यों है। तो ये नई प्रस्तावित व्यवस्था क्या है? ये चयन के पूरे दर्शन को ही बदल देती है। नए प्रस्ताव के मुताबिक अब एक लिखित परीक्षा होगी और अंकों का वजन वो पूरी तरह से पलट दिया गया है। कैसे? नई व्यवस्था में 80% वेटेज लिखित परीक्षा को दिया जाएगा। 80%? जी, 80%। सिर्फ 12% वेटेज इंटरव्यू को मिलेगा। और बाकी? और बाकी के 8% वेटेज अनुभव के लिए होगा, जैसे कि गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने का अनुभव। 80% लिखित परीक्षा को। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब आपकी सफलता इस पर निर्भर नहीं करेगी कि आप 15 मिनट कैसे बोलते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करेगी कि आपने पिछले 2-3 साल कैसे पढ़ाई की है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये परफॉर्मेंस से प्रेपरेशन की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब चयन का आधार व्यक्तिपरक मूल्यांकन नहीं, बल्कि लिखित परीक्षा में आपका वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन होगा। ये पूरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अनुभव के लिए सिर्फ 8%? क्या इससे उन गेस्ट लेक्चरर्स को थोड़ा नुकसान नहीं होगा जो सालों से सिस्टम में काम कर रहे हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इस पर बहस भी हो रही है। इस सिस्टम के आलोचकों का यही कहना है कि 8% शायद उन लोगों के लिए थोड़ा कम है जिन्होंने मतलब सालों तक कम वेतन पर विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है। और समर्थक क्या कहते हैं? समर्थक कहते हैं कि मुख्य उद्देश्य ताज़ा और योग्य प्रतिभा को लाना है और लिखित परीक्षा इसका सबसे अच्छा पैमाना है। तो ये संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल ठीक है, तो ये नया सिस्टम एक तरफ तो पारदर्शिता का दरवाजा खोलता है, लेकिन इसी ने एक और बड़ी दुविधा खड़ी कर दी है। अगर परीक्षा ही चयन का आधार है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस परीक्षा में बैठने का मौका किसे मिलेगा? और यहीं पर नेट बनाम BET की पूरी बहस शुरू हो जाती है। बताइए इसके बारे में। देखिए, ये इस कहानी का सबसे संवेदनशील और कह सकते हैं इंसानी पहलू है। UGC के नियम, जिनका जिक्र सभी स्रोतों में है, बिल्कुल साफ है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता है नेट, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। हाँ, या फिर सेट यानी राज्य पात्रता परीक्षा पास होना। ये एक राष्ट्रीय मानक है। और बिहार की अपनी राज्य पात्रता परीक्षा को BAT यानी बिहार पात्रता परीक्षा कहा जाता है। जी, लेकिन समस्या ये है कि BAT तो कई सालों से हुई ही नहीं है। अच्छा, और इसका क्या असर पड़ रहा है? इसका बहुत गहरा और सीधा असर पड़ रहा है। BAT के न होने का मतलब है कि इस भर्ती के लिए सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की नेट परीक्षा पास की है। यानी बिहार के हजारों पोस्ट ग्रेजुएट छात्र जो शायद नेट की कठिन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं हैं, या जिनके पास बड़े शहरों में जाकर कोचिंग करने के साधन नहीं हैं, वे अपने ही राज्य की भर्ती से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चिंता है। सोचिए, बिहार के किसी छोटे शहर या गांव का एक छात्र है, बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन उसके लिए नेट पास करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही बात है। BAT उसके लिए एक सुनहरा मौका था, एक लेवल प्लेइंग फील्ड था। इस परीक्षा का न होना ये हजारों छात्रों के सपनों पर ताला लगाने जैसा है। स्रोतों में इस मुद्दे पर छात्रों की तरफ से आवाज उठाने की बात भी कही गई है ना? हाँ, बिल्कुल। BAT को मुख्य भर्ती की अधिसूचना आने से पहले आयोजित कराने की जोरदार मांग हो रही है। और छात्र चुपचाप बैठने को तैयार नहीं लगते। नहीं, एक स्रोत शिक्षक भर्ती TR4 का बहुत अच्छा उदाहरण देता है।
वहां भी STET परीक्षा को लेकर ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन छात्रों ने लगातार आवाज उठाई, अभियान चलाए और सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी। तो यहाँ भी वैसी ही रणनीति अपनाने की सलाह दी जा रही है? हाँ, स्रोतों में छात्रों को संगठित होने की सलाह दी जा रही है। सोशल मीडिया पर अभियान चलाना, जैसे We Want BET हैशटैग चलाना। और अगर उससे बात न बने तो जरूरत पड़ने पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना, और आखिरी विकल्प के तौर पर पटना उच्च न्यायालय में कानूनी याचिका दायर करने का भी सुझाव दिया गया है। ये तो वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है, जो सीधे सीधे हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ी है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई उम्मीदवार योग्य है या इस लड़ाई के बाद योग्य हो जाता है, तो उनके लिए आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है? समय सीमा क्या है? समय सीमा की बात करें तो वो बहुत ही तंग लग रही है। तंग मतलब? स्रोतों के मुताबिक विश्वविद्यालयों को 31 दिसंबर 2025 तक अपनी रिक्तियों की अंतिम सूची आयोग को सौंप देनी है, और इसके ठीक बाद जनवरी 2026 में आधिकारिक अधिसूचना आने की पूरी उम्मीद है। मतलब आज से देखें तो तैयारी के लिए मुश्किल से 1 साल का वक्त है। हाँ, और एक स्रोत ने इसके लिए एक बहुत ही सटीक मुहावरे का इस्तेमाल किया है, चट मंगनी पट ब्याह वाली स्थिति। हाँ, मतलब अधिसूचना आते ही प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, परीक्षा की तारीख, इंटरव्यू, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होगा। ये इंतजार करने का समय नहीं है। ये तो उम्मीदवारों के लिए बहुत दबाव वाली स्थिति है। तो फिर तैयारी का क्या? जब यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है, तो कोई शुरुआत कहाँ से करे? ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। देखिए, इस पर सभी स्रोतों का नजरिया बिल्कुल एक जैसा है और बहुत साफ है। इंतजार करना सबसे बड़ी भूल होगी। तो क्या करें? ये सच है कि आधिकारिक सिलेबस अभी नहीं आया है, लेकिन पाठ्यक्रम को लेकर लगभग 90% निश्चितता है कि वो हर विषय के UGC नेट सिलेबस जैसा ही होगा। ये इतनी निश्चितता के साथ कैसे कहा जा सकता है? इसका आधार है दूसरे राज्यों का अनुभव। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होती है, उन सभी ने UGC नेट के सिलेबस को ही अपना आधार बनाया है। ये तो तार्किक लगता है। हाँ, आखिरकार जब पात्रता परीक्षा नेट है, तो भर्ती परीक्षा का सिलेबस भी उसी के स्तर का होना चाहिए। तो उम्मीदवारों के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति बिल्कुल सीधी और स्पष्ट है। UGC नेट की वेबसाइट पर जाएं, अपने विषय का सिलेबस डाउनलोड करें और उसे ही अपनी गीता या कुरान मानकर आज से अभी से पढ़ाई शुरू कर दें। मतलब आधिकारिक सिलेबस का इंतजार ना करें? बिल्कुल नहीं। जब सिलेबस आएगा तो ज्यादा से ज्यादा 10-15% का बदलाव हो सकता है, जिसे तब आसानी से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन 85-90% कोर्स तो वही रहेगा। ये तो हुई विषय की बात। क्या किसी और तरह के पेपर की भी उम्मीद की जा सकती है, जैसे जनरल नॉलेज? हाँ, इसकी भी काफी संभावना है। दूसरे राज्यों के पैटर्न को देखें तो अक्सर विषय के पेपर के साथ एक सामान्य ज्ञान का पेपर भी होता है, और वो सामान्य ज्ञान आमतौर पर उस राज्य विशेष पर केंद्रित होता है। बिल्कुल। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि एक पेपर बिहार के इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी हो। तो अपने विषय के साथ साथ बिहार स्पेशल पर भी थोड़ी बहुत नजर रखना एक समझदारी भरा कदम होगा। निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर बिहार के उच्च शिक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ है। सालों के इंतजार के बाद एक बड़ी भर्ती आ रही है, और वो भी एक नए परीक्षा केंद्रित सिस्टम के साथ। बिल्कुल। अगर हम सारी बातों का सार निकालें तो 2 मुख्य चीजें उभर कर सामने आती हैं। पहली, आने वाली लिखित परीक्षा, जो अब चयन का मुख्य आधार होगी और जिसके लिए UGC नेट का सिलेबस ही तैयारी का केंद्र बिंदु है। और दूसरी BET परीक्षा आयोजित कराने की जोरदार मांग, ताकि बिहार के ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इस मौके का फायदा मिल सके। उम्मीदवारों के लिए संदेश साफ है, समय बहुत कम है, तैयारी में जुट जाएं और अपने हक के लिए आवाज भी उठाएं। सही कहा। अंत में एक विचार, लिखित परीक्षा का उद्देश्य निश्चित रूप से पारदर्शिता और योग्यता को बढ़ावा देना है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। जी। लेकिन अगर पात्रता परीक्षा जैसे कि BET ही समय पर आयोजित नहीं की जाती है, तो क्या ये नई पारदर्शी प्रणाली अनजाने में स्थानीय और ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए एक नई दीवार खड़ी कर देती है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। ये राष्ट्रीय मानकों को लागू करने और राज्य स्तरीय अवसरों को सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने की एक बड़ी चुनौती है। एक आदर्श प्रणाली वो होगी जो पारदर्शी भी हो और समावेशी भी, मतलब सबको साथ लेकर चले। और इस संतुलन को साधना ही नीति निर्माताओं के लिए असली परीक्षा होगी। बिल्कुल।